नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने वैदिक युग का जीवन पढ़ा। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 पर। भारत 600 बीसी से 400 बीसी तक। इस समय डेवलपमेंट क्या हुआ? गंगा के मैदान को साफ किया जा चुका था, नए नए इलाके आबाद हो चुके थे, लोग बस रहे थे और जो इलाके आबाद हुए उनको जनपद कहा गया। उसी में से कुछ जनपद के नाम हम आपको यहां पे बताते हैं। काशी, कोसल, पांचाल, सूरसेन, वज्र, लिच्छवी, मगध और भी बहुत सारे। यानी आप कह सकते हैं उस समय जो जनपद थे उनमें से 16 महाजनपद भी हुए, जिसमें 4 बहुत शक्तिशाली हुए। अब और 2 उसमें से गणतंत्र भी हुए। बाकी राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र। गणतंत्र में आपको वज्र और लिच्छवी थे। यानी यहां पर जनता के द्वारा शासक चुना जा रहा था। और राजतंत्र में आप जानते हैं कि राजा स्वयंभू शासक हुआ करता था। अब इसमें से लास्ट में यह आया कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ। मगध का डेवलपमेंट तो आगे हम देखते हैं, और मगध क्यों शक्तिशाली हुआ यह भी हम देखेंगे। और उसके बाद में इस 600 बीसी से 400 बीसी तक में जो भी परिवर्तन हुए ओवरऑल, वो हम देखेंगे। यहां पर जो 4 शक्तिशाली राज्य हुए उसमें कोसल, मगध, अवंती, एक और है वत्स। ये महाजनपद कहा है। ये आपस में लड़ते रहते थे क्षेत्र विस्तार को लेकर। अंत में इसमें सबसे शक्तिशाली मगध ही हुआ। आगे हम मगध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब आगे मगध पर चलते हैं। मगध शक्तिशाली क्यों बना, उसके पीछे वहां मेन रीजन वो प्राकृतिक संसाधन से लबरेज था। जैसे कच्चा लोहा वहां छोटा नागपुर क्षेत्र था, वहां पर पाया जाता था। और उस कच्चा लोहा से वो नए नए हथियार का वो प्रयोग करने लगे। जैसे महाशिला कंटक और रथ मूसल नामक एक हथियार था सेना के लिए। इन्होंने उस कच्चे लोहे से बनाया। हमने भी देखा नहीं भाई कि कैसा हथियार था। हमको कभी कभी ये दृश्य नजर आता है, कहीं बाहुबली में जो चला रहा था घुमा घुमा के, वही तो नहीं है ये रथशिला महाशिला कंटक। खैर जो भी हो, ये नए हथियार उनके पास आए, बने कच्चे लोहे से, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जा रहे थे। अब यहां पे इनका एक और महत्वपूर्ण बात आई, शासक। जो शासक था नंबर 542 बीसी में बिंबिसार हुआ। इसके अंदर भी एक जुगुप्सा सी युद्ध लड़ने की,
अपने क्षेत्र विस्तार को फैलाने की, तो ये युद्ध लड़ता था ताकि अपने इस मगध राज्य को विस्तार दे सके। इसी क्रम में इसने अंग पर हमला कर दिया, अंग उसके अधीन आ गया और अंग पर हमला किया। वहां पर एक बंदरगाह था, चंपा अंग की जो राजधानी थी, उसके किनारे गंगा के मुहाने पर एक बंदरगाह था और उस बंदरगाह को इसने कैप्चर किया। उस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व की तरफ आसानी से जहाज जाया कर सकते थे। अब इसका व्यापार दक्षिण पूर्व की तरफ चला जाता था। इसने इसलिए अंग पर हमला किया। और इसने क्या किया? क्षेत्र विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि वहां से भी कुछ क्षेत्र विस्तार में इसको मदद मिल सके। बिंबिसार ने राज्य को शक्तिशाली बनाने के अतिरिक्त प्रशासन पर भी ध्यान दिया। उसने सलाहकारों की एक समिति बनाई और ग्राम के मुखिया को सीधे मिलने की अनुमति दी। भाई डायरेक्ट आए राजा के पास, कोई समस्या है गांव की, वो डायरेक्ट राजा को पहुंचाए, बीच में कोई चैनल नहीं, सारे चैनल उसने कट करवा दिए। सड़कें बनवाया, पुल बनवाया। गांधार राज्य जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां पर दूतावास भेजा ताकि वहां से हमारे दौतिक संबंध बने, लोग हमें जाने पहचाने। इसके अलावा उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। राजगृह जो कि पटना के करीब पड़ता है, बहुत ही सुंदर नगर है, उसको अपनी राजधानी बनाई। ये सब ये बिंबिसार के पूरे वर्क। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु राजा बना। वो भी बहुत विस्तार चाहता था और खास बात ये वो बिंबिसार को मारकर ही राजा बना। इतिहास में उसे पितृहंता अजातशत्रु लिख देते हैं। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता कहा गया है, यानी अपने पिता को मारकर ही राजा बना। अब इसने और क्या किया? अपने मगध को विस्तार देने के लिए कौशल राज पर हमला किया। वज्जी पर हमला किया। इसको मिला लिया, कौशलराज को। वज्जी पर हमला किया जो कि कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंततोगत्या वज्जी को अपने में मिला ही लिया मगध में। इस प्रकार से मगध को इसने और शक्तिशाली बना दिया। अब मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली हो गया। आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर में, फिर मगध ही सेंटर पावर पॉइंट हो चुका था भारत का, जो कि पटना के करीब माना जाता है। वहां पर आगे के एक शासक कैसे वहीं से भारत पर नियंत्रण स्थापित करते थे। मगध के बाद हम चलते हैं। ये जो फेज है 600 BC से 400 BC तक, समाज के अंदर, राजा के अंदर, नगर के अंदर क्या चेंजेज हो रहे हैं, ओवरऑल इसका पूरा हम विश्लेषण करते हैं। अब यहां पर राजा की स्थिति क्या हो जाती है? पहले जो कबीले में हुआ करते थे, अब वो राजा की कबीले का राजा हो गया। राजा के बाद में एक राष्ट्रतंत्र आ गया। राष्ट्रतंत्र के बाद में वहां पे भाई सर्वशक्तिमान राजा हो गया। अब उस राजा की नियुक्ति समाज के और धर्म के रक्षा के लिए हुई।
राजा समाज की भी रक्षा करेंगे, धर्म की भी रक्षा करेंगे। उनको सलाह देने के लिए ब्राह्मण वर्ग आया और ब्राह्मण वर्ग ने यह कहा कि राजा में दैवी शक्ति विद्यमान है, यानी अगर ऐसा कहेंगे तो लोग उसकी बात मानेंगे, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अब ब्राह्मण राजा के पुरोहित हो गए, राजा बड़े बड़े महल में रहने लगे, सेवक अनुचर भी उनके हो गए। अब राजा को कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी पड़ी, अमात्य हो गए, मंत्री हो गए, इन सब की नियुक्ति की गई। सलाह देने के लिए पुरोहित वर्ग की नियुक्ति हो गई। ये सब उस समय राजा की स्थिति हो गई। राजा की स्थिति के बाद हम जनजीवन पे आते हैं। जब भाई राष्ट्रतंत्र स्थापित हुआ तो प्रजा भी होगी, किसान वर्ग भी होगा, व्यापारी वर्ग भी होगा, नगरों में रहने वाले लोग भी होंगे। अब राजा भव्य तरीके से रह रहा है, एक सुसंगठित सेना है। अब उसको तो इस पूरे राज्य को चलाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होगी, तो पैसा तो पैदा करेगा नहीं। अब उसके लिए कर कहां से लाए? कर लोगों पर, किसानों पर, व्यापारियों पर कर लगाया गया। अब जो कर लगाया गया किसानों पर, वो 1/6 भाग, यानी आप उपज का अपना 1/6 भाग राजा को देंगे। इससे वो अपनी एक सुसंगठित सेना रख सकेगा ताकि पूरा राज्य सुरक्षित रहे। अब इस कर को वसूलने के लिए इस कर को वसूलने के लिए राजा ने अधिकारी नियुक्त किए, जो जाते थे भूमि की पैमाइश के आधार पर उनके सामने ही पैमाइश होती थी और पैमाइश के आधार पर वो वहां से 1/6 कर ले लिया करते थे। वो पूरा राजकोष में चला आता था, राजकोष अपना भरा रहता था उससे। कोई भी, और ऐसा है कोई आपदा विपदा पड़े तो भी राजा उनकी मदद किया करते थे। जनजीवन के बाद हम नगर की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले छोटे छोटे नगर हुआ करते थे, अब बड़े बड़े नगर हुआ करते हैं। जैसे ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, प्रतिष्ठान, अयोध्या, श्रावस्ती, उज्जैनी, ये सब बड़े बड़े नगर डेवलप हो गए। और ये नगर शिल्प केंद्र, एवं व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जो प्रायः राजधानी जो उस राज्य की थी उसके इर्द गिर्द ही डेवलप हुए। अब आगे व्यापार की तरफ चलते हैं। व्यापार विनिमय के एक नई व्यवस्था आई, मुद्रा व्यवस्था। सिक्के, आज जो हम रुपए और नोट देख रहे हैं, उसी तरह प्राचीन काल में वहां से शुरुआत हुई सिक्कों की। और इसके पहले क्या करते थे? एक होता था बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम। ये वस्तु विनिमय कहलाता था। यानी जब मुद्रा व्यवस्था नहीं थी तब ये बार्टर सिस्टम था पहले, उसके बाद में मुद्रा व्यवस्था आई है, उसके बाद सिक्के आए। बार्टर सिस्टम में ये था, हमारे पास जो है
मान लीजिए हमारे पास गेहूं ज्यादा है, पड़ोसी के पास चावल ज्यादा है, तो हमने अपना गेहूं कुछ उसको दे दिया, उससे उतनी मात्रा में चावल ले लिया। ये बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय हुआ करता था। और अब उसके बाद मुद्रा व्यवस्था इस फेज में आ गई। फिर मुद्रा व्यवस्था के सिक्के हुए, सिक्के से अपना व्यापार शुरू हुआ। अब ये बंदरगाहों पर बंदरगाह भी विकसित हुए। बंदरगाह के द्वारा एक देश से दूसरे देश से व्यापार भी शुरू हो गया अच्छे तरीके से। ये जो मुद्राएं होती थी या सिक्के जो होते थे, ये सोने या चांदी के हुआ करते थे। व्यापार के बाद हम समाज की तरफ बढ़ते हैं। शिल्पकार और व्यापारी का जो वर्ग था, शिल्पकार व्यापारी का जो वर्ग था, इसको ये श्रेणी नाम दिया गया। ये दोनों इतने घुल मिल गए कि एक जात का रूप ले लिए। अब बेटा अपने पिता जो व्यापार कर रहा है, उसी व्यापार को बेटा भी कंटिन्यू करने लगा। अब इस प्रकार देखते हैं कि जो व्यापार था वो व्यापार ही वंशानुगत हो गया। अब आगे धीरे धीरे अलग अलग जातियों के लिए, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कानून भी बनाए जाने लगे। उच्च वर्गों के लिए कुछ आचरण से संबंधित नियम भी प्रतिपादित किए गए। अब उसमें से उनके लिए 4 आश्रम बनाए गए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। शुरुआत में जो अध्ययन अध्यापन बच्चा करता है, वहां पर गुरुकुल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ में आप विवाहोपरंत आप गृह कार्य से संबंधित अपना घर गृहस्थी संबंधित अपना सारे कार्य करेंगे। वानप्रस्थ में जंगल में जाके चिंतन मनन करेंगे। संन्यास में बिल्कुल विचरण करने लगेंगे, कोई दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसके बाद में अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। अब ये सारा का सारा चेंजेस जो हो रहा है वो इसी दौरान है, पूरा का पूरा। अब इसी समय लास्ट पे आते आते नए नए धर्मों का उदय होता है। इस फेज में वैदिक कर्मकांडों के विरोध में, उनमें से दो धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। ये दोनों राजकुल में पैदा हुए, लेकिन सांसारिक मोहमाया से विरक्त होकर एक प्रवर्तक बन गए। और इन दोनों के अंदर एक ऐसी भावना थी कि दूसरों के दुखों को देखकर ये खुद दुखी होते थे और उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करते थे अपने थॉट्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं जैन धर्म की तरफ। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर।
इन्होंने अपने उपदेश, हाँ एक बात बताना भूल गए, इनका जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने अपने उपदेश उस समय जो प्रचलित भाषा थी उसमें दिया, और इन्होंने लोगों से कहा कि आप त्रिरत्नों पर जोर दीजिए, उसका पालन कीजिए। और त्रिरत्न क्या है? श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। इन तीनों को आप फॉलो कीजिए, आप सदाचारी बन जाएंगे। और जब आप सदाचारी बन जाएंगे तो आपको जो पुनर्जन्म के कालचक्र से है उससे मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ये महावीर स्वामी ने कहा अपने अनुयायियों से और लोगों से भी। अब आगे चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल में पैदा हुए, कपिलवस्तु राजघराने में, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया इन्होंने, और एक सन्यासी बन गए, प्रचारक बन गए, प्रवर्तक बन गए, जो भी आप कहें, और बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये तो जानते ही हैं। अहिंसा पर बल दिया, लेकिन जितना जैन धर्म बल दिया था अहिंसा पर, उतना नहीं, थोड़ा लिबरल होके। जैन धर्म में तो कीटों को मारना भी पाप था, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, कुछ न कुछ तो कीट मर ही सकते हैं। लेकिन अहिंसा पर इन्होंने भी बल दिया। इन्होंने कहा संसार में जो दुख है उसका एक कारण है, वो कारण है तृष्णा। तृष्णा दुखों का कारण। और उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर, अष्टांगिक मार्ग लिख देते हैं, अष्टांगिक मार्ग पर, जो कि उपदेश इन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग का, इस पर चलकर आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। और जब इससे मुक्ति पाएंगे तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, और जब निर्वाण मिल जाएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।